नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। एलजेपी में मचे घमासान के बीच राजद और चिराग पासवान कुछ पास आते दिख रहे हैं। उधर चिराग एनडीए में मुखर हैं तो इधर राजद ने अपने 25वें स्थापना दिवस समारोह से पहले चिराग के पिता और एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान की जयंती मनाने का फैसला किया है। यह निर्णय गुरुवार को राजद कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी में हुई पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में लिया गया। इससे पहले ही बुधवार को पटना पहुंचते ही तेजस्वी यादव ने यह कहते हुए चिराग को साथ आने का आमंत्रण दिया था कि वो तय करें कि अब उन्हें किधर रहना है। बिहार वापसी के साथ ही नेता प्रतिपक्ष सक्रिय हो गए हैं। तेजस्वी ने कहा कि सुबह 11 बजे से होने वाले स्थापना दिवस समारोह से पहले पार्टी कार्यालय में पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की जयंती मनाएगी, उसके बाद श्रद्धांजलि दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने इस बैठक की तस्वीर भी अपने ट्विटर पर साझा की। स्थापना दिवस कार्यक्रम का वर्चुअल शुभारंभ दिल्ली से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद दीप जलाकर करेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शशांक जी, आरजेडी जयंती मनाने की तैयारी कर रही है और अचानक से ये जो तेजस्वी यादव की मेहरबानी दिखाई दे रही है, आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? हालांकि बहुत से राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि वोट बैंक के ऊपर इनकी नजर है। कि निश्चित तौर पर राजनीति में जो तमाम गतिविधियां होती हैं उसका उद्देश्य कहीं ना कहीं वोट ही होता है, क्योंकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में और कोई दूसरी वजह नहीं हो सकती है। देखिए, जिस दिन से लोजपा के अंदर स्प्लिट हुई, लोजपा दो धड़ों में बटा, तो कहीं ना कहीं राजद ने ये देखा कि जो 5 सांसद अलग हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं जदयू की भागीदारी है या जदयू का कहीं से पुशअप है। उसी दिन से राजद ने बयानबाजी शुरू कर दी चिराग पासवान, क्योंकि राजद को एक बात पता है कि राजद ने बहुत जमीनी राजनीति बिहार में की है। बिहार के तमाम पॉलिटिकल जो नस है उनको पता है कि कहां पर है। तो उनको पता था कि ये जो लोजपा के अंदर चल रहा है, उठापटक चल रही है लोजपा के अंदर, उसमें जो चिराग पासवान है वो वोटर्स के नहीं, लोजपा के जो वोटर्स हैं, कोर वोटर्स हैं, कोर वर्कर्स हैं, चिराग पासवान ही उनकी अंतिम में पसंद बनेंगे और चिराग पासवान ही दरअसल असली लोजपा का नेतृत्व करेंगे पब्लिक के बीच में, वोटर्स के बीच में। इसीलिए उनको पता था कि जो 4% के करीब वोट है, 3 से 4% करीब वोट, यही एक ऐसा मार्जिन है जो कहीं ना कहीं उनको खल रहा था लालू प्रसाद यादव को या फिर राजद को। क्योंकि ये अगर मार्जिन ये महागठबंधन के पक्ष में होता तो समीकरण कुछ दूसरे होते इस बार चुनाव में। हालांकि चिराग पासवान अलग चुनाव लड़े थे, इससे राजद को जरूर फायदा हुआ था, लेकिन अगर ये राजद के साथ होते तो बहुत फायदा होता। और राजद ने इस मौके को समझा है कि इस वक्त ऐसा समय है जब चिराग पासवान बहुत मुश्किलों से जूझ रहे हैं। एनडीए का एक घटक दल चिराग पासवान के विरोधी गुट को हवा दे रहा है। ऐसे में चिराग पासवान को इस वक्त अपने गुट में लाना बहुत आसान होगा और यही वजह है कि पहले दिन से राजद ने चिराग पासवान के पक्ष में बयानबाजी शुरू कर दी थी। जब तेजस्वी यादव पटना लौटे तो उन्होंने भी बयान दिया एयरपोर्ट पर कि चिराग पासवान उनके भाई हैं, चिराग भाई कहकर उन्होंने संबोधित किया और उनको कहा कि अब चुन लेकर उनको कहा, उनको ही तय करना है कि वो कहाँ जाएंगे। तो ये तमाम अपील जो थी, एक तरह से अप्रत्यक्ष अपील जो थी वो चिराग पासवान को की जा रही थी। कल राजद में एक दांव चला, जब राजद के प्रदेश कार्यालय में तेजस्वी यादव पहुंचे, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उन्होंने बैठक की प्रदेश राजद के साथ और उन्होंने तय किया कि जो 5 जुलाई को, क्योंकि राजद की स्थापना 5 जुलाई 1997 को हुई थी दिल्ली में, तो राजद का जो स्थापना दिवस होगा, चूंकि इस बार कोविड है इसलिए वो कोई सभा के रूप में नहीं होगी, कोई कार्यक्रम बड़े नहीं होंगे, लेकिन ये वर्चुअल स्थापना दिवस होगा। तो तमाम कार्यकर्ता जो जिलों में है, प्रखंड में है, पंचायत में है, वो वृक्ष लगाएंगे, पौधारोपण करेंगे और पार्टी की स्थापना दिवस मनाएंगे। लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान की भी जयंती पार्टी मनाएगी। वो भी समाजवादी नेता रहे हैं और कभी लालू जी और रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, तमाम नेता एक साथ समाजवादी विचारधारा के नेता हैं, एक साथ रहे हैं। तो ये लोग एक साथ रामविलास पासवान की जयंती मनाएंगे, राजद रामविलास पासवान की जयंती मनाएगी और उसके बाद उनको पार्टी कार्यालय में श्रद्धांजलि दी जाएगी। कहीं ना कहीं वोट की अपीजमेंट है, वोट की बात है, क्योंकि उनको पता है कि अभी वोटर्स जो है बिखरे हुए होंगे या वोटर्स ये सोच रहे होंगे किस दिशा में जाया जाए, खास करके रामविलास पासवान के पासवान वोटर।
और जातियों में भी रामविलास पासवान के कुछ वोटर्स हैं। तो उन तमाम वोटर्स को एक अपील करने की राजद की एक कोशिश है, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि रामविलास पासवान और चिराग पासवान के साथ बीजेपी और एनडीए ने, जदयू ने धोखा दिया है और उनके सच्चे हिमायती राजद है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से नियाज वोट पॉलिटिक्स है, वोट बैंकिंग पॉलिटिक्स है। राजनीति में देखिए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अगर बने रहना है तो तमाम चीजें करनी पड़ती हैं, और कहीं ना कहीं राजद और तेजस्वी यादव यही कर रहे हैं। बिल्कुल शशांक जी, और एक पुरानी कहावत भी है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो इसी कहावत के तर्ज पे क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान क्या वाकई में हाथ मिलाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव की तरफ से लगातार ये ऑफर दिया जा रहा है और उन्हें मालूम है कि अगर चिराग पासवान भी उनसे हाथ मिलाते हैं तो कहीं ना कहीं जो 6% पासवान वोट है तो वो भी उनके साथ चला जाएगा और कहीं ना कहीं वो काफी मजबूत हो जाएंगे। देखिए नियाज, राजनीति में एक और एक हमेशा जोड़कर हमेशा दो नहीं होते हैं। देखिए, चिराग पासवान को लंबी राजनीति करनी है। चिराग पासवान भी यूथ है और तेजस्वी यादव भी यूथ है, और दोनों की महत्वाकांक्षाएं भी बड़ी हैं। यानी तेजस्वी यादव भी कहीं ना कहीं बिहार को लीड करना चाहते हैं, और कहीं दूसरी तरफ जो रामविलास पासवान के बेटे हैं चिराग पासवान, वो भी बिहार में एक वाइब्रेंट बिहार लेकर आए थे, बिहारी फर्स्ट लेकर आए थे। तो कहीं ना कहीं बिहार में वो भी एक बड़ा चेहरा बनना चाहते हैं। दोनों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। लेकिन तेजस्वी यादव ने क्लियर कर दिया है कि वो चिराग पासवान को अपने साथ लाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये 4 से 5% वोट उनके महागठबंधन की तरफ ऐड हो गए तो एनडीए से टक्कर ले सकते हैं। क्योंकि अभी की जो बिहार में राजनीतिक और सामाजिक स्थिति है, उसमें अगर इस बार चिराग पासवान अलग ना हुए होते या चिराग पासवान के साथ भारतीय जनता पार्टी के एक बड़ा गुट ना चला गया होता, जिसको बागी गुट कहते हैं, तो तस्वीर फिर वही होती और राजद के पास बहुत कम सीटें होती। तो कहीं ना कहीं जदयू का इस बात का मलाल है और जदयू इसी बात से परेशान भी थी। तो अगर चिराग पासवान के वोट एनडीए से हटकर शिफ्ट करके अगर वो कहीं चले गए राजद की तरफ, तो महागठबंधन को बहुत बड़ा फायदा होगा। लेकिन चिराग पासवान को लंबी राजनीति करती है, और एक बात गौर करेंगे आप कि चिराग पासवान ने इशारों में नीतीश कुमार पर तो हमला किया इस पूरी टूट के लिए, लेकिन भाजपा के लिए वो बहुत ही संयमित है, शांत है। उन्होंने एक भी ऐसा बयान नहीं दिया है जो भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करता हो, और भारतीय जनता पार्टी के चाहे राज्य नेतृत्व हो या फिर केंद्रीय नेतृत्व हो, दोनों की तरफ से चिराग पासवान को लेकर किसी प्रकार की एडवर्स बयानबाजी नहीं की गई है। यानी इस पूरे जो लोजपा का प्रकरण है, इसमें केंद्रीय नेतृत्व भाजपा और राज्य नेतृत्व भाजपा दोनों ने किसी प्रकार की किसी के पक्ष में बयानबाजी नहीं की है। यानी वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी में है। उधर चिराग पासवान भी संयमित है। तो चिराग पासवान और भाजपा की जो अट्रैक्शन है या कॉम्बिनेशन है, ये कहीं से भी अभी बिखरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि जदयू की वजह से वो दोनों नजदीक भी नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन टूटता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है। जदयू की ये कोशिश होगी कि जो 5 सांसदों का एक गुट बना है, उसके किसी एक प्रतिनिधि को आगामी कैबिनेट एक्सटेंशन में मंत्री बना दिया जाए। लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ऐसा करने नहीं जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि ये जो 5 राइवल्स हैं, 5 एमपी अलग हुए हैं, इनके पास अपना कोई बेस नहीं है। 2 फैमिली के ही हैं, और वो रामविलास पासवान के ही बेस वोट पे चल रहे थे, और बाकी लोग कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन की वजह से जीते थे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी राजनीति की एक बड़ी खिलाड़ी है, बड़ा प्लेयर है देश के अंदर पॉलिटिकल, तो वो भी कहीं ना कहीं चिराग पासवान से इक्वल डिस्टेंस बना के चल रही है। दोनों लोग में ना तो किसी तरह की अच्छी बयानबाजी हो रही, नहीं कड़वी बयानबाजी हो रही। तो ये भी एक संकेत है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ चिराग पासवान अभी नहीं छोड़ेंगे, और वो राजद में जाने का ऑप्शन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। नियाज जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से आपने शशांक जी जिक्र किया, युवा नेताओं का जिक्र किया, तो जाहिर सी बात है चिराग पासवान भी हैं और तेजस्वी यादव भी हैं, और शायद ऐसा हो सकता है कि नीतीश कुमार का ये आखिरी ही कार्यकाल हो, क्योंकि उसके बाद से युवाओं का हो सकता है बोलबाला 2025 के चुनाव में देखा जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ और लोगों का भी ये मानना है, भले ही पशुपति पारस जो हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद को मान लिया हो, लेकिन लोगों का ये मानना है और लोग ज़्यादातर ये मानते हैं कि चिराग पासवान ही रामविलास पासवान के असल राजनीतिक वारिस हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए क्या अगली 2025 जो अगले विधानसभा चुनाव है या फिर लोकसभा चुनाव है, उसको लेकर के दोनों नेता आपस में कुछ रणनीति बना सकते हैं, या फिर जिस तरीके से चिराग पासवान के साथ जो कुछ भी हो रहा, पार्टी में जिस तरीके से फूट हुई है और खुद को चिराग पासवान ने जिस तरीके से हनुमान बताया था, लेकिन बीजेपी भी इस पूरे मामले में खामोश नजर आई है अभी तक।
देखिए नियाज, राजनीति में कभी कभी चुप रहना भी समर्थन होता है या चुप रहना भी विरोध होता जी। है। वो परिस्थितियां तय करती हैं कि राजनीति में किस वक्त कौन सा स्टेप लेना है। चुप रहने से ये होता है राजनीति में कि आगे के लिए पूरे ऑप्शंस खुले होते हैं। नियाज, एक बात समझने की कि बिहार में चुनाव के भी 4 साल से ज्यादा है। बिहार में भी चुनाव नहीं होने वाले हैं। 3 साल 3.5 साल का समय है लोकसभा के चुनाव को भी। तो ऐसे में कहीं से भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कोई स्टेप लेती है तो उसको क्या फायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी अभी चिराग पासवान को बैक सपोर्ट कर सकती है या सामने नहीं आ सकती, क्योंकि जदयू के साथ वो सरकार चला रही है। ऐसे में वो देखेगी कि जदयू क्या करती है, और ये भी देखेगी कि चिराग पासवान आने वाले 3 सालों में अपनी राजनीतिक हैसियत किस तरह से बढ़ाते हैं। क्योंकि 2024 के जब चुनाव आएंगे लोकसभा के, तब चिराग पासवान की जरूरत होगी भारतीय जनता पार्टी को, और जब 2025 के विधानसभा के चुनाव आएंगे तब जरूरत होगी। ऐसे में चिराग पासवान भी अभी किसी दल के साथ जुड़ेंगे नहीं। ये निश्चित रूप से चिराग पासवान इस वक्त अपनी पार्टी को, अपने संगठन को, जो संगठन उनके परिवार से निकल गया है, उनके भाई और उनके चाचा और भाई निकल गए हैं, तो अब अपने बल पर उस संगठन को खड़ा करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे और अपनी वास्तविक जमीनी राजनीतिक हैसियत को नापेंगे। और उसके बाद वो देखेंगे 2024 में क्या राजनीतिक समीकरण बनते हैं। तो 2024 के पॉलिटिकल इक्वेशन को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी और लोजपा दोनों अभी अपने पत्ते नहीं खोलने वाली है। मुझे नहीं लगता है कि बिहार में इतनी जल्दी कोई कारण नहीं बनता कि इस वक्त लोजपा खास करके चिराग पासवान तेजस्वी यादव के राजद के साथ मिले, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। अभी मिलने से भी कोई मतलब नहीं है। अभी अपनी ताकत वो बनाएंगे, अपनी ताकत को परखेंगे और ताकत को बढ़ाएंगे चिराग पासवान, और उसके बाद ही चुनाव के समय तमाम समीकरण बनेंगे। तो इस वक्त एक डोरा डालना एक शब्द होता है, वो डोरा डाल रहे हैं कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव, और एक जो लोअर सेक्शन, एक जो उनके वोटर्स है चिराग पासवान के या रामविलास पासवान के जो फॉलोवर्स हैं, खास करके पासवान सेक्शन को, उनको ये मैसेज दे रहे हैं कि जब बुरा वक्त आया था तो राजद साथ में खड़ी थी। तो एक मैसेज है, एक कहा जाए सांकेतिक राजनीति है। इसका कोई मटेरियल पॉलिटिक्स जो है ये अभी नहीं होने वाला है। ये इलेक्शन के समय होंगे, और ये तमाम गठजोड़ों की जो आप बात कर रहे हैं उस वक्त की नजाकत को देखते हुए होंगे। बिल्कुल शशांक जी, आपने जिक्र किया कि अभी चिराग पासवान पार्टी की ताकत को बढ़ाने का काम करेंगे और खुद की ताकत को बढ़ाने का भी काम करेंगे, लेकिन इसी दिशा में, ताकत बढ़ाने की ही दिशा में वो आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत भी करने वाले हैं। तो ये आशीर्वाद यात्रा को लोगों के द्वारा किस तरीके से, क्या लगता है कि समर्थन मिलेगा, या फिर इस आशीर्वाद यात्रा से चिराग पासवान को क्या राजनीतिक फायदा हो सकता है और ये कितना प्रभावी हो सकता है? देखिए नियाज, निश्चित रूप से जो ये लोजपा के अंदर एक घटनाक्रम हुआ है, इससे चिराग पासवान पहले तो से ज्यादा मजबूत हो गए, क्योंकि पहले वो रामविलास पासवान के पुत्र होने के नाते अध्यक्ष बने हुए थे। लेकिन अब जब वो फील्ड में निकलेंगे, अब रामविलास पासवान उनके साथ नहीं है, उनके परिवार के लोग उनके साथ नहीं है। तो अब चिराग पासवान वास्तविक जो पॉलिटिक्स है, जो वास्तव में नेता बनने की बात है, उस प्रोसेस से अब गुजरेंगे इन 3-4 सालों में। वो प्रोसेस होगा कि वो जिलों में जाएंगे, तमाम प्रखंडों में जाएंगे, और अपने पिता के विरासत को या उत्तराधिकारी खुद को बताते हुए उनके काम को आगे बढ़ाने की बात कहेंगे। और आपको नियाज एक बात बता दें कि चिराग पासवान की ये जो आशीर्वाद यात्रा होगी, इसमें बहुत ज्यादा उनको समर्थन मिलने वाला है उन सेक्शंस का जिनका रामविलास पासवान को समर्थन मिलता था। क्योंकि जिलों से जो रिपोर्ट आ रही है, चिराग पासवान के लिए बहुत बड़ा समर्थन है, और कहीं ना कहीं चिराग पासवान इस जो आशीर्वाद यात्रा है, ये तमाम घटनाक्रम के बाद वो जमीन में उतरेंगे तो पहले से मजबूत नेता बनते उभरेंगे। निश्चित तौर पर रामविलास पासवान का जो उत्तराधिकारी होने की बात है, वो अब वास्तविक तौर पर उनको मिलने वाला है, क्योंकि अब वो जमीन पर उतरेंगे और कहीं भी उनके साथ किसी परिवार के लोग का साथ नहीं होगा। वो जैसे रामविलास पासवान ने राजनीति की थी वैसी राजनीति करने की कोशिश करेंगे। तो निश्चित रूप से चिराग पासवान के लिए एक बढ़िया अवसर है 3-4 साल, जब वो खुद को पॉलिटिकल लीडर के रूप में स्थापित करें, न कि रामविलास पासवान के सिर्फ पुत्र के रूप में। तो पॉलिटिकल लीडर के रूप में स्थापित करने का समय है, और जिलों से जो रिपोर्टें हैं उनको व्यापक समर्थन मिलने की उम्मीद है। बिल्कुल, तो वो पॉलिटिकल लीडर साबित करने का उनके पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं शशांक जी, जिस तरीके से लगातार तेजस्वी यादव जो ऑफर दे रहे हैं, तो क्या उनके नज़र में सिर्फ ये है कि जैसे कि अभी 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें साफ तौर पर देखा गया कि मुस्लिम यादव वोट बैंक जो है वो अभी भी आरजेडी के पास है, और अगर मुस्लिम वोट बैंक की बात की जाए तो वो 17% है, 16% यादव हैं और 6% पासवान है, तो कुल मिलाकर के 39% होता है। और अगर चिराग पासवान किसी भी तरीके से समर्थन देते हैं
तो कहीं ना कहीं ये दोनों जो है वो उनकी स्थिति मजबूत होगी और आगामी चुनावों में वो एनडीए को बहुत ही चुनौती दे सकते हैं। देखिए, मैं निश्चित तौर पे अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है तो निश्चित रूप से चैलेंजिंग होगा, क्योंकि बिहार में जो मार्जिन ऑफ वोट है, विनिंग मार्जिन है, वो बहुत कम रही है। 4 से 5% की अगर विनिंग मार्जिन अगर किसी एक तरफ शिफ्ट हो जाती है, देखिए इस बार शिफ्ट नहीं हुई थी। इस बार चिराग पासवान अलग हुए थे और भारतीय जनता पार्टी को कुछ वोट लेके निकले थे, इसलिए जदयू को नुकसान हुआ। अगर शिफ्ट होते हैं तो फिर रिवर्स बाउंस होगा और कहीं ना कहीं महागठबंधन को बहुत फायदा होगा। लेकिन फिर भी मैं नियाज कह रहा हूँ कि ये तमाम बातें कयास है, क्योंकि अभी 3 साल इन बातों का कोई मतलब नहीं है। 3-4 साल लोकसभा चुनाव से पहले इन बातों का कोई मतलब नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान अपनी जमीनी ताकत बनाएंगे और इंडिविजुअल पार्टी की बनाएंगे, वो किसी गठबंधन के साथ हैसियत नहीं बनाएंगे। देखिए, जो तेजस्वी यादव का पॉलिटिकल स्टंट है वो ये है कि ये दिखाया जाए पूरे मैसेज को कि जब दलित नेता के साथ ऐसा कर रही थी जदयू, उस वक्त राजद खड़ी थी, तो कहीं ना कहीं एक कुछ परसेंट सिंपैथी यानी एक टिल्ट जो है, क्योंकि जब वोटर्स का टिल्ट जिधर होता है, वोटर्स का झुकाव जिधर होता है, नेताओं को उस तरह फैसले लेने होते हैं चुनाव के समय। तो राजद ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि लोजपा के वोटर्स को ये मैसेज जाए कि बुरे वक्त में राजद आपके साथ खड़ी थी, इसलिए राजद के साथ गठबंधन करना या महागठबंधन के साथ जोड़ना लोजपा के लिए ज्यादा हितकारी होगा जब चुनाव होंगे। लेकिन तमाम बातें हैं, जब चुनाव होंगे अभी एक दूसरे पर डोरे डालना इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में होते रहता है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में लोग जो दांव पेच है उसके, वो ही उनका ही हिस्सा है। अभी इसका जो ठोस कोई परिणाम है वो कोई निकलने वाला नहीं है। अभी लोजपा अपनी ताकत बढ़ाएगी, माफ कीजिएगा चिराग पासवान का गुट जो लोजपा है वो अपनी ताकत बढ़ाएगी, अपनी पार्टी का संगठन खड़ा करेगी, उसके बाद रामविलास पासवान की विरासत को आगे ले जाने की कोशिश करेगी। और जब वो इस स्थिति में होंगे कि वो रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी वास्तव में बन गए हैं, तब वो कहाँ गठबंधन करते हो, किसके साथ जाते हैं, अलग लड़ते हैं, वो उस वक्त में तय होगा। बिल्कुल शशांक जी, तो जिस तरीके से बिहार में अब राजनीतिक जो सरगर्मियां देखी जाती हैं, जो राजनीतिक माहौल है वो काफ़ी गरमाया हुआ है और एक तरफ चिराग पासवान जो है वो आशीर्वाद यात्रा निकालने वाले हैं और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव लगातार उनको पार्टी में शामिल होने का ऑफर दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक जी तमाम जानकारी के लिए। वहीं कोरोना के दूसरी लहर में कहर बरपाने वाले डेल्टा म्यूटेंट के बाद अब डेल्टा प्लस म्यूटेंट ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार झारखंड में भी 3 संदिग्ध मिले हैं। रिम्स में 3 सैंपल डेल्टा प्लस वेरिएंट के संदेह में जांच के लिए भुवनेश्वर भेजे गए हैं। महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस के मामलों की पुष्टि होने के बाद केंद्र सरकार ने तीनों राज्यों को अलर्ट कर दिया है। केंद्र सरकार ने झारखंड को भी सावधान करते हुए विशेष एहतियात बरतने की हिदायत दी है। झारखंड समेत 8 राज्यों पर डेल्टा प्लस का अलर्ट किया गया है। महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस के मामलों की पुष्टि की गई है। दुनिया भर में चिंता का कारण बने कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के 5 राज्यों में 43 मामले। इस बीच केंद्र सरकार ने झारखंड को भी अलर्ट किया है। तो डेल्टा प्लस ने केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है। तो लगातार कोरोना वायरस जिस तरीके से अपना रूप बदलता हुआ जा रहा है और अब डेल्टा प्लस के रूप में दुनिया भर के लोगों को परेशान कर दिया है। ये डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है वो काफ़ी ख़तरनाक बताया जा रहा है और इससे निपटने के लिए तमाम वैज्ञानिक भी लगातार रिसर्च कर रहे हैं। तो लगातार देखा जा रहा है कि डेल्टा प्लस के मामले झारखंड में भी देखने को मिल रहे हैं और कई राज्यों में डेल्टा के मरीज पाए गए हैं। तो केंद्र सरकार ने झारखंड को भी एहतियात बरतने की सलाह दी है। तो केंद्र सरकार ने झारखंड को भी सावधान करते हुए विशेष एहतियात बरतने की हिदायत दी है। झारखंड समेत 8 राज्यों में डेल्टा प्लस का अलर्ट जारी कर दिया गया है। महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस के मामलों की पुष्टि की गई है और दुनिया भर में चिंता का कारण बने कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने 5 राज्यों में 43 मामले आ चुके हैं और इस बीच सरकार ने झारखंड को भी अलर्ट किया है। तो डेल्टा प्लस लगातार मुश्किलें बढ़ाता हुआ जा रहा है। सरकार की चिंता डेल्टा प्लस ने बढ़ा दी है। कई राज्यों में डेल्टा प्लस के मरीजों की पुष्टि की गई है और केंद्र सरकार ने अब झारखंड को भी एहतियात बरतने के लिए कहा है।
तो केंद्र सरकार ने 3 राज्यों को अलर्ट कर दिया है। केंद्र सरकार ने झारखंड को भी इस दिशा में अलर्ट किया है कि वो डेल्टा प्लस के वेरिएंट को देखते हुए एहतियात बरते। तो झारखंड समेत 8 राज्यों पर डेल्टा प्लस का अलर्ट जारी किया गया है। तो लगातार कोरोना वायरस अपना रूप बदलता जा रहा है और अब वायरस ने एक नया रूप इख्तियार किया है जो डेल्टा प्लस है। डेल्टा प्लस से केंद्र सरकार की चिंता बढ़ती हुई जा रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कुंदन जी, अब डेल्टा प्लस जो देखा जा रहा है कि लगातार सरकार की चिंता बढ़ाई जा रही है, लगातार जिस तरीके से वायरस अपना रूप बदलता जा रहा है, अब डेल्टा प्लस के रूप में इसने अख्तियार किया है, तो क्या कुछ जानकारी है? देखिए, यहाँ 3 राज्यों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के मरीजों में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय चिंतित हो चुका है और तमाम राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ और स्वास्थ्य महकमे के साथ संपर्क साधकर डेल्टा प्लस वेरिएंट से बचने की और बचाव की के बारे में समीक्षा बैठकें की जा रही हैं। कल भी झारखंड के अधिकारियों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक हुई है और उस समीक्षा में यह फैसले लिए गए हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट से बचाव के लिए और तीसरी लहर को रोकने के लिए टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और ट्रैकिंग, ये 3 चीज कारगर हैं और साथ ही साथ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाए, तभी जाकर हम इस तीसरी लहर को रोक सकते हैं। देखिए, 364 सैंपल भेजे गए थे भुवनेश्वर जांच के लिए और उसमें से 204 सैंपल में डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि हुई थी। इसके अलावा अल्फा, कप्पा और अलग कुल मिलाकर 8 वेरिएंट की पुष्टि झारखंड के मरीजों से हुई थी जी। तो चूंकि 204 वेरिएंट मरीजों में डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि की गई थी और डेल्टा वेरिएंट ही कन्वर्ट होकर जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद यह डेल्टा प्लस वेरिएंट में कन्वर्ट होता है। तो ऐसे में 364 सैंपलों में से 204 सैंपल के डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय, दोनों राज्य और केंद्र दोनों स्वास्थ्य विभागों के अधिकारियों की चिंता बढ़ चुकी थी। इसको लेकर राज्य सरकार पूरी तैयारी में है। रिम्स और सदर अस्पताल और खास करके तमाम जिलों के सदर अस्पतालों में व्यवस्था की जा चुकी है और जिस तरीके से दूसरी लहर में राज्य ने जिस तरीके से परेशानियों को झेला था, उन तमाम उपायों को कर लिए गए। लेकिन अब सबसे अहम यह है कि टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और ट्रैकिंग, इन 3 चीजों को देखते हुए वैक्सीनेशन जितनी तेजी से आगे बढ़ाई जा सकती है, राज्य को तीसरी लहर से बचाया जा सकता है। अब सबसे अहम यह है नियम कि जिस तरीके से पुष्टि हो रही है दूसरे राज्यों में, क्या उन राज्यों का खतरा झारखंड पर भी मंडरा रहा है और उसको लेकर हम कितनी जल्दी सतर्क हो पाएंगे, यह एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल कुंदन जी, लेकिन जिस तरीके से डेल्टा प्लस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और केंद्र सरकार ने राज्यों को एहतियात बरतने की भी सलाह दी है, तो क्या ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या मौजूदा जो भारतीय वैक्सीन है वो डेल्टा प्लस पर कितना कारगर है? वैक्सीन जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि वैक्सीन कारगर हैं, लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट के लिए जो कहा जा रहा है कि अगर हमने जो मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, इन तमाम चीजों में जरा से भी लापरवाही या कोताही बरतने की कोशिश की तो यह तीसरी लहर या डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा हमारे ऊपर मंडरा सकता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अगर हम इन उपायों को आगे जारी रखते हैं तो हो सकता है तीसरी लहर से हम अपने आप को बचा लें। लेकिन वैक्सीन का जो फीडबैक अभी तक आया है, वैक्सीन डेल्टा प्लस वेरिएंट को रोकने में सक्षम, कारगर नजर आ रही है। इसलिए सरकार की कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके वैक्सीनेशन ड्राइव को बढ़ाया जाए और अधिक से अधिक लोगों को टीकाकरण कराकर हम तीसरी लहर की चपेट से राज्य को बचा सके। जी, लेकिन जिस तरीके से कुंदन जी अगर फर्स्ट वेव की बात करें तो फर्स्ट वेव में जिस तरीके से जो बुजुर्ग थे उनको फर्स्ट वेव ने ज्यादा चपेट में लिया, सेकेंड वेव में जो नौजवान थे उनको चपेट में लिया, लेकिन ये डेल्टा प्लस का ये जो नया वेरिएंट आया हुआ है, तो क्या इस डेल्टा प्लस की चपेट में कुछ खास आयु वर्ग के लोग आ रहे हैं या सभी आ रहे हैं?
देखिए, अभी तक विशेषज्ञों ने जिस तरीके से डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में बताया है, वो कहा है कि यह जो तीसरी लहर होगी, यह छोटे बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर सकती है। और चूंकि छोटे बच्चों के प्रभावित होने की जानकारी मिलते ही तमाम राज्यों ने, केंद्र सरकार ने इस तरीके की व्यवस्था की है कि पेडियाट्रिक वार्ड को कोरोना वार्ड में कन्वर्ट किया जाए और वहां पर अलग तरीके की व्यवस्था की जाए। नियाज, हमने अपनी रिपोर्ट्स में कुछ दिन पहले दिखाया भी था कि किस तरीके से रिम्स और सदर अस्पताल के पेडियाट्रिक वार्ड्स को उस तरीके से आइसोलेशन सेंटर्स में बदले जा रहे हैं और वहां पर अलग अलग तरीके की तैयारियां की जा रही हैं, ताकि उन परिस्थिति में जब छोटे बच्चे वहां पर आइसोलेशन में रहेंगे, क्वारंटाइन किए जाएंगे, इलाजरत रहेंगे, तो उस दौरान उनका किस तरीके से इलाज किया जा सकेगा। तो तैयारियां तमाम तरह की जा रही हैं। प्रिकॉशंस लेने की बात की जा रही है कि मास्किंग अभी समाप्त नहीं करना है, सैनिटाइजर का उपयोग करना है, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर चलना है। और जिस तरीके से पिछले सप्ताह परसों ही झारखंड सरकार ने जो अनलॉक की प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया को पिछले सप्ताह की तरह ही इस सप्ताह भी आगे कंटिन्यू किया है। छूट और पाबंदियां जैसी की तैसी छोड़ रखी हैं, शायद इसी आशंका में कि हम जितनी सतर्कता और सावधानी से अनलॉक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, डेल्टा प्लस वेरिएंट के खतरे को उतना कम कर पाएंगे। और जाहिर सी बात है, टीकाकरण सबसे कह सकते हैं मुख्य हथियार के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाना है। बिल्कुल कुंदन जी, टीकाकरण मुख्य हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और डेल्टा प्लस के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये एहतियात बरतने के लिए भी राज्य सरकारों को सलाह दी है। बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन जी तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।